Hello students, in today's class we will discuss what government taken measures for the agriculture market. It means after independence what were the main decision or how government promoted agriculture product for the marketing. यानी गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद में क्या ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, कौन से ऐसे चैनल फॉर्म किए जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट किया जाए और इंडियन फार्मर्स को एक जरिया मिले, एक ऐसा फॉर्म मिले, प्लेटफॉर्म मिले फ्रॉम विच दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. तो ऐसे कौन कौन से सिस्टम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. नंबर वन, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स. रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक मार्केट प्लेस फॉर्म, मार्केट एरिया फॉर्म करना पड़ेगा जहाँ बड़े टाउन हैं, जहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं. बड़े ऐसा कोई टाउन है जहाँ पे ज़्यादा विलेज सेक्टर्स कवर होते हैं, जहाँ पे फार्मिंग का बहुत बड़ा एक रूल है. जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, बाड़मेर जैसलमेर में इतनी खेती नहीं होती, इतनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है. लेकिन अपन बात करते हैं झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है. जो भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर के टच में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे है. तो वहाँ के फार्मर्स या ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में उसको आप ऐसा प्लेटफॉर्म दो जहाँ पर हम वहाँ जाकर प्रोडक्ट सेल कर सकें. यदि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है पेरिशेबल हो जाएगा, पूरा पेरिश हो जाएगा और वो किसी के भी यूज़ का नहीं रहेगा. इसके लिए गवर्नमेंट ने देखिए 27,000 न्यू मंडी का प्लान किया. यानी पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट चाहती है 2022 तक किसी भी तरीके से ज़्यादा मंडी का डेवलपमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर मार्केट डेवलप किया जाए, ताकि फार्मर्स अपने नियर बाई मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को ईजिली ट्रांसपोर्ट करके वहाँ तक सप्लाई कर सकता है और बेस्ट और बेटर वे की फैसिलिटी से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकता है. यानी उनको ट्रेडर में मिल जाए, ठीक है ना, जो भी उनके प्रोडक्ट को परचेजर है उस मार्केट में उनको राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाए. आई बात समझ में. दूसरा फॉर्म कौन सा डेवलप किया, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पे है कि यदि मान लो आप मार्केट डेवलप नहीं कर रहे हैं बहुत सारे गांवों के बीच में, बहुत सारे विलेज सेक्टर के बीच में, तो गवर्नमेंट शुड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, दैट इज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रॉपर रोड डेवलपमेंट, so that farmer can easily transport their product from the rural sector to the urban sector or where there are big मंडी, जहाँ पर बड़ी मंडी है. जैसे हमारे जोधपुर के अंदर आपको पता है जीरा मंडी सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ कृषि मंडी के नाम से हम जानते हैं. वहाँ पर एक बहुत बड़ी राजस्थान की मंडी है. दूसरी अजमेर में बहुत बड़ी अपने मंडी, क्योंकि अजमेर में मंडी है बहुत बड़ी मंडी, जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को लाके ईजिली, यहाँ पे बहुत सारे उनको व्यापारी मिल जाते हैं उनको प्रोडक्ट को सही दाम पर सही प्राइस पे परचेज करने के लिए. तो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट शुड डेवलप देयर ओन व्हीकल्स और गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द व्हीकल्स टू द फार्मर्स सो दे कैन इजीली ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. आई बात समझ में. क्योंकि फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोई व्हीकल हायर करे और उसमें अपना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करे, क्योंकि आधा पैसा तो उनका ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्च हो जाएगा. आई बात समझ में. इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग. कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग जैसे आपको पता है, कई बच्चों को पता होगा, सरस गुजरात के अंदर है, अमूल की डेयरी का गुजरात के अंदर है. तो कॉर्पोरेटिव जो मार्केटिंग है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग. कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग not only work for the agriculture product but they also work for the non-farm activity in the agriculture rural sector. कि रूरल सेक्टर में जो नॉन फार्म एक्टिविटी होती है, जैसे मिल्क सप्लाई की होती है, मिल्क डेयरी एक्टिविटी की होती है, डेयरी फार्मिंग की एक्टिविटी होती है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, एंड अदर देन एग्रीकल्चर दूसरी एक्टिविटी होती है, उसको भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या करती है, सपोर्ट करती है. और कोऑपरेटिव मार्केटिंग यही काम है फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दोनों को सपोर्ट करना और उनको प्रोडक्ट को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे सेल करवाने के लिए उनको प्रमोट करना या उनको उसके बारे में अवेयर करना.
ताकि उनका प्रोडक्ट किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं हो। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग आल्सो लिंक बिटवीन द मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल, किसी भी मान लो फार्मर्स को, नॉन फार्म एक्टिविटी करने वाले लोगों को यदि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा, तो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोऑपरेटिव मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पे क्या करती है, फार्मिंग को, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को रूरल सेक्टर में सपोर्ट करती है। फिर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, क्या है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स? पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट शुड फॉर्म सम पॉलिसी, सम रूल्स रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, ताकि फार्मर को कोई नुकसान नहीं हो। इस तरह की पॉलिसी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट प्रिपेयर करे, ताकि गवर्नमेंट ये बता पाए फार्मर्स को कि आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको हम कितना एश्योरेंस देते हैं कि आपको नुकसान नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी आप देख लो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट के अंदर रोज हम न्यूज़ पेपर में देखते हैं कि हमारे राहुल गांधी सोफे वाले ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं और किसानों के बीच में घूम रहे हैं। तो वो एक्चुअल में फार्मर्स विरोध क्यों कर रहे हैं? दे आर व्हाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। वो गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लिखा है जिसकी वजह से वो अगेंस्ट में है? वो यही बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है क्या, पहले समझना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिनिमम से मिनिमम गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आपके प्रोडक्ट के ये दाम तो आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल व्हीट का और राइस का हमारे फार्मर ने प्रोडक्शन किया और उनको ट्रेडर सिर्फ 2000 रुपीज पर क्विंटल पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पहले से एमएसपी तय कर रखी है, मिनिमम प्राइस तय कर रखी है कि यदि आपको राइस और व्हीट परचेज करना है राजस्थान के फार्मर से, तो मिनिमम यू हैव टू पे 2500 रुपीज टू द फार्मर्स। आई बात समझ में? इट मींस नो वन ट्रेडर इज अलाउड टू परचेज लेस देन 2500 रुपीज। आई बात समझ में? तो कम से कम मतलब 2500 रुपीज तो फार्मर्स को आपको पे करना ही है किसी भी हालत के अंदर। आप ज्यादा पे करते हैं ट्रेडर, बहुत अच्छी बात है। तो 2500 रुपीज एक मिनिमम रेट तय करने के बाद में फार्मर्स को ये एश्योरेंस मिल जाता है कि कम से कम हमें नुकसान तो होने वाला नहीं है। और अभी जो विरोध हो रहा है, अभी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे हैं फार्मर्स, वो इसी मैटर पे कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नए बिल, जो 3 बिल आए हैं, अभी 3 नए लॉ आए हैं एग्रीकल्चर, उसमें गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा पॉइंट ये रखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट ने खत्म ही कर दिया, पूरा खत्म नहीं किया, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि किसी भी फार्मर को कोई नुकसान होगा तो जो कंपनी उनका प्रोडक्ट परचेज कर रही है, दे विल डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मुझे बताओ, कोई भी कंपनी अपना नुकसान उठा के फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों पे करेगी? फार्मर्स इसीलिए क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर गवर्नमेंट दे, बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगी। इस बिल को, ये बिल बहुत बड़ा चौड़ा पर पूरा इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, गवर्नमेंट का एक और रूल क्या है कि बफर स्टॉक मेंटेन करना। कैसे? यदि बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया राइस और व्हीट का, मेनली क्योंकि ये खाने के, ये अनाज है जिनको हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, नेसेसरी प्रोडक्ट हमारा। तो यदि मान लो सपोज करो इस साल आप देखो बारिश बहुत अच्छी हुई है, तो बाजरा के बहुत ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन हुआ, मूंग, गंवार फली वगैरह इनका बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हुआ। तो गवर्नमेंट शुड परचेज दैट बफर स्टॉक फ्रॉम द फार्मर्स इफ ट्रेडर आर नॉट पेइंग देम प्रॉपर प्राइस। यदि ट्रेडर उनको सही प्राइस नहीं दे रहे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज उस प्रोडक्ट को परचेज करे फार्मर से, और गवर्नमेंट उस स्टॉक को मेंटेन करे अपने पास में कि जब हमारे देश में इमरजेंसी आ जाए, जैसे अभी कोरोना टाइम आया, दैट वाज इमरजेंसी, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने कितना सारा अनाज डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रोडक्ट ना जो खाने पीने का अनाज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गवर्नमेंट लाई कहाँ से? क्योंकि गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक पहले से मेंटेन कर रखा था। तो जब इमरजेंसी आ जाती है, वॉर ड्यूरेशन आ जाती है, फ्लड ड्यूरेशन आ जाती है, अर्थक्वेक ड्यूरेशन आ जाती है, या और कोई बड़ी बीमारी आ गई कोरोना जैसी, तो उस दौरान सब लोग घरों में कैद हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट फ्री में लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पहले से बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज करके मिनिमम स्टॉक या बफर लेवल स्टॉक मेंटेन करें। और ये बफर स्टॉक मेंटेन करने का काम कौन करता है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका काम है व्हीट और राइस का क्या करना, बफर स्टॉक मेंटेन करना। आई बात समझ में? नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि राइट चैनल एक यूज किया जाए, गवर्नमेंट एक बेस्ट चैनल यूज करे, पब्लिक को जो बफर स्टॉक मेंटेन किया उसको किस तरीके से, कौन से पब्लिक को, बिलो पॉवर्टी लाइन या हमें कौन से सेक्टर के लोगों को हमें वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट
करना है। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट अपन ने क्या किया, पूरे अपन डिस्कस कर लिए। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रीडिंग कर लो। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो ये होगा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सजेशंस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आप देखो नोट्स मैंने आपके बोर्ड पे मार्क कर रखे हैं, ये नोट्स को आप देखो, कि नोट्स के अंदर अच्छे से देखो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हाउ गवर्नमेंट आर सॉल्विंग और व्हाट आर द सजेशंस टू सॉल्व एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया है, ये नोट्स आप देखो। देखिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलप किए। नंबर 1 मेजर, गवर्नमेंट इंटरवेंस शुड इंक्रीज व प्राइवेट ट्रेडर्स प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स। मतलब उनको लगता है कि एग्रीकल्चर मार्केट में फार्मर्स को डोमिनेट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे इंटरवेन करना पड़ेगा। सेकंड, मोर ऑफ द रूरल पीरियोडिक मार्केट्स शुड बी डेवलप, यानी जो टाइम बेसिस मार्केट होते हैं वो गवर्नमेंट को रूरल सेक्टर में डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मर्स के प्रोडक्ट एवरी 3 मंथ्स बाद में रेडी हो जाते हैं और सेल करने के लायक होते हैं प्रोडक्ट उनको। तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट भी डेवलप करने होंगे। देयर शुड बी इंक्रीज प्रोविजन ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे फार्मर अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर पाए, उनके प्रोडक्ट्स पेरिशेबल नेचर में ना जाएं। इंटरमीडियरी से उनको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को फार्मर्स को अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप करो, क्वालिटी डेवलपमेंट कीजिए। डिसमिनेशन ऑफ मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शुड बी मोर प्रॉपरली, यानी बेटर ढंग से एक बेटर प्लेटफॉर्म तैयार करके गवर्नमेंट फार्मर को एक बेटर इन्फॉर्मेशन फार्मिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम प्रोवाइड करे। इसलिए गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, किसान चैनल बना रखा है, और किसान चैनल के जरिए बाय द हेल्प ऑफ किसान चैनल फार्मर्स कैन टेक बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फार्मिंग सिस्टम। न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप की जाए, जहाँ पर अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और सपोर्ट के उनको बोलें, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए और अच्छी पॉलिसी बनाएं, फार्मर को क्रेडिट फैसिलिटी बेटर ढंग से अवेलेबल करवाई जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस ऑफ लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दैट इज अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फार्मर्स। नंबर 1, फार्मर्स मार्केट। इट मीन्स फार्मर डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। आप देखते हो गांव के अंदर, गांव से शहर में बड़े बड़े ट्रॉली और ट्रैक्टर लेके लोग आते हैं, रोड किनारे खड़े रहते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए फार्मर्स के लिए अलग से मंडी डेवलप करी, जिसका नाम है अपनी मंडी। राजस्थान के अंदर मैंने बताया था, अजमेर जयपुर के अंदर है, पंजाब हरियाणा के अंदर भी अपनी मंडी है, ठीक, पुणे के अंदर हदासपुर मंडी है, हदासपुर मंडी है। वेजिटेबल और फ्रूट सेल के लिए रायतू बाज़ार मंडी है, ठीक है। और इस तरह की तमिलनाडु के अंदर उज्जवल संदीज मंडी वगैरह है फार्मर्स के लिए, जहां फार्मर अपना डायरेक्टली प्रोडक्ट को लाके सेल कर सकता है। सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। फार्मर्स यदि अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, सेल्फ सेल भी कर सकता है फार्मर मार्केट के जरिए, और दे कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनीज ऑल्सो, यानी वेजिटेबल फ्रूट्स इसकी यदि फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर्स, राइस वेट की भी फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर्स, जीरे की फार्मिंग कर रहे हैं, गंवार मूंग दाल इनकी वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आई बात समझ में? तो 2 टाइप्स के अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल बताए मैंने, फार्मर्स मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। तो ये आप दोनों नोट्स बेटा अच्छे से रीड आउट कर लो प्रॉपर ढंग से, और इन दोनों नोट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं ना।